मेरी मंजिल तिमारपुरा का गैराज था। मैं टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। पोशाली ने मेरी दस्तक पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। हम जरा देर तो इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैंने उसे आज दिन भर होने वाले वाकयात की रुदात सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसकी आंखों में तशवीश के साए लहरा गए। कहने लगी, मैं नहीं समझती कि तुम अब ज्यादा देर तक अपने ऑफिस और ओहदे पर महफूज रह सकोगे। बेहतर यही है कि पकड़े जाने से पहले ही मेरे साथ कहीं निकल चलो। मैंने फौरी तौर पर उससे इत्तेफाक न किया। मैंने कहा, मैं इस ओहदे पर रहकर अपने मुल्क और मजहब की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना चाहता हूँ, और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अब मेरा वहाँ रहना मेरी मौत के मुतरादिफ है, तब तक मैं इस दफ्तर से राह फरार इख्तियार नहीं करूंगा। वो बोली, ये तो ठीक है, लेकिन माइक्रोफिल्म सुजाता के कोर्ट में रखने की बजाय यहाँ ले आते। मैंने तो ये फिल्म तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम इसे अपने आदमी के हवाले कर दो ताकि वो जल्दी से जल्दी वतन भेज दे और उसकी रोशनी में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अगर तुम्हें आज बॉस को वायरलेस पर कोई पैगाम नहीं देना था तो फिल्म अपने साथ ही ले आते। मैंने कहा, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं। सुजाता के कितने ही कोट हैं और वो खास लेडी कोट सिर्फ बारिश के दिनों में ही पहनती है। वैसे मैं कल उसके घर जाकर माइक्रोफिल्म अपने कब्जे में कर लूंगा। पोशाली ने बताया कि मिलिट्री अस्पताल से चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म गायब हो जाने के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और शाहजी के नजदीक अब मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, शाहजी ने तुम्हारे रहने का कोई मुतबादिल इंतजाम किया है? वो बोली, अभी इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो आ रहे होंगे, शायद तुम्हारे सामने ही बताएं। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे कि हमें बाहर खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। ये शाहजी ही थे, यानी भारतीय कैप्टन जिसका नाम यहाँ मैं नहीं ले सकता। उसने आते ही मुझे मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी और बताया कि मिलिट्री की हाई कमान में एक तहलका समझ गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके साथ साथ शहर में जितने भी ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीय मुसलमानों के जायज आईनी और दीनी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, ऐसी फिक्रमंदी की तो कोई बात नहीं है। यहाँ का मुसलमान प्रेस उनके खिलाफ बाकायदा आवाज बुलंद कर रहा है और ये लोग कुछ दिनों में रिहा कर दिए जाएंगे। लेकिन उन पाकिस्तानी कैदियों पर जरूर मुसीबत टूट पड़ी है जिन्हें पाकिस्तानी जासूस होने के शुबे में पकड़ा गया था। लेकिन खैर, इतनी कुर्बानियां तो जिंदा कौम के अफराद को अपनी कौम मिल्लत की बका और सलामती के लिए देनी ही पड़ती हैं। फिर उसने मुझसे माइक्रोफिल्म के बारे में सवाल किया तो मैंने उसे भी सारा किस्सा सुना दिया। वो सोच में पड़ गया। ईंट पर जलती छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा फिक्रमंद था। ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए उसने चेहरा ऊपर उठाया और बोला, तुम्हें ये अमानत जितनी जल्दी हो सके वतन पाक पहुंचा देनी चाहिए। इस फिल्म का अब भारत में रखा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, मैं 2-1 दिनों में उसे पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो बोला, उस रात अगर खलील अक्लमंदी से काम लेकर मिलिट्री अस्पताल के बाहर से वैगन लेकर भाग न जाता तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। दरअसल खलील के दीनी जज्बे और इस्लाम से जो उसको मोहब्बत है उस पर किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के तशद्दुद की पहली लहर के सामने शायद हथियार डाल देता। मैंने पूछा, पोशाली के बारे में आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? कैप्टन ने जवाब दिया, हालात संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं। ये जगह भी अब पोशाली बहन के लिए महफूज नहीं रही। मैंने एक दूसरी जगह का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये मालूम करना जरूरी समझता हूँ कि आप लोगों का अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने जवाब दिया, हमने एक मिशन मुकम्मल किया है। दूसरे मिशन के बारे में अभी मुझे खुद भी मालूम नहीं। वैसे मेरा मिशन इस मुल्क में रहकर अपने वतन पाक के मफादात की हिफाजत करना और दुश्मन के पाक दुश्मन जारहाना अज़ाइम से न सिर्फ बाखबर रहना बल्कि उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश करना है। और मैं समझता हूँ कि पोशाली का मेरे करीब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी नए मिशन के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। पोशाली ने भी मेरे ख्याल की तायद की। बोली, आपने खुफिया रिहाइश का कहीं इंतजाम किया है? कैप्टन ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे और गोया हुआ। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जराये से ये खबर मिली है कि भारत मशरकी पाकिस्तान में तकरीबकार हिंदू बंगालियों को भेजकर वहां अफरा तफरी और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने का मंसूबा तैयार कर चुका है। मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान बंगाली अपने दीन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहरीले प्रोपेगेंडे का उन पर असर भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मशरकी पाकिस्तान जाकर वहाँ के मुहिब वतन और सच्चे मुसलमान बंगालियों को भारत के जहरीले प्रोपेगेंडे से महफूज रखने की कोशिश करें, उनके सामने भारत के जारहाना अमन दुश्मनी के अज़ाइम को बेनकाब करें? पोशाली कहने लगी, भाई, पाकिस्तान, इस्लाम और अपने मुसलमान भाइयों की भलाई के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकती हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती। इसके लिए एक मंसूबे पर बाकायदगी से अमल करने की जरूरत है। और मैंने कहा कि मैं पोशाली के साथ मशरकी पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ मेरा मिशन बड़ा अहम है। मैंने जवाब दिया, मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हमारे मुहिब वतन आदमी वहाँ जरूर तामीरी काम कर रहे होंगे। कैप्टन जैसे किसी
किसी गहरी सोच में गुम हो गया। फिर चेहरा ऊपर उठाकर बोला, पोशाली बहन, अगर तुम्हारा दिल्ली में रहना ही जरूरी है तो फिर तुम्हें मेरे साथ उस जगह चलना होगा जहाँ मैंने तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम किया है। वहाँ तुम महफूज होगी। पोशाली को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मजार के कब्रिस्तान की कोठरी में दरवेश औरत के रूप में रहना था। वो कहने लगा, इस कब्रिस्तान के बाहर एक क्वार्टर में मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम यूसुफ शाह है। उसकी उम्र 40 बरस के करीब है। उसने शादी नहीं की और दरगाह शरीफ में रहकर ज़ायरीन की खिदमत करता है, झाड़ू देता है, अकीदतमंदों को हर तरह की सहूलत पहुंचाता है। मेरी तरह वो भी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करता है। जब मैंने उसे पोशाली के बारे में बताया तो वो फौरन उसे कब्रिस्तान वाली कोठरी में रखने और उसकी हर तरह से हिफाजत करने पर तैयार हो गया। वो मेरा पुराना और गहरा दोस्त है और इंतहाई एतमाद वाला आदमी है। तुम लोग उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। खलील की तरह यूसुफ शाह भी अपनी जान दे देगा, मगर तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएगा। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। पोशाली को दरगाह शरीफ की कोठरी में एक खामोशी पसंद दरवेश औरत के भेस में रहना होगा। वहाँ अपना हुलिया भी थोड़ा सा तब्दील करना होगा। मुझे यकीन है कि ऐसे भेस में उसे कोई नहीं पहचान सकेगा। हम दोनों को जाहिर है इस इंतजाम पर क्या एतराज हो सकता था। हमने फौरन हामी भर ली। बातें करते रात के 2 बज गए। कैप्टन ने उठते हुए मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तुम पोशाली को लेकर ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ पर जाओगे। यूसुफ शाह को मैंने तुम दोनों का हुलिया बता दिया है। जब दरगाह के अकबी कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचोगे तो एक कंबल पोश ऊंचा लंबा आदमी सर पर सब्ज पटका बांधे तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। पोशाली स्याह बुर्के में होगी जो मैं अपने साथ लाया हूँ। ये कंबल पोश आदमी यूसुफ शाह होगा। वो तुम्हारे पास आकर पूछेगा, भाई रहमत तुम्हारे साथ नहीं आया। तुम उसे जवाब में कहोगे, रहमत बीमार है। ये तुम्हारे दरमियान कोड अल्फाज का तबादला होगा। उसके बाद यूसुफ शाह सब इंतजाम कर देगा। मेरी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम यूसुफ शाह से मिलकर मुझे खुफिया पैगाम भिजवा सकते हो। तुम्हारे बारे में मैंने यूसुफ शाह को सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम भी पाकिस्तान की सलामती के लिए यहाँ काम कर रहे हो। तुम कहाँ मुलाजिम हो ये मैंने उसे नहीं बताया। अब तुम लोग तैयार हो जाओ। खलील रक्षा लिए बंद रोड के मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हम दोनों को कैप्टन ने अपने सामने रुखसत किया और वो वहीं रुक गया। उसने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मैं पोशाली को लेकर गैराज से बाहर निकल आया। रात खामोश, सर्द और चुपचाप थी। तालाब के करीब ही खलील रक्षे समेत हमारा मुंतजिर था। 20 मिनट बाद हम ख्वाजा साहब की दरगाह पर मौजूद थे। रास्ते में हमारे साथ कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। दरगाह शरीफ में रोशनियां थी। मजार की फजा बकाए नूर बनी हुई थी। एक तरफ कवाली हो रही थी। बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर तो दिन रात रौनकें रहती हैं। दुरूद सलाम की मुकद्दस सदाएं बुलंद हो रही थीं। फजा में अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू रची हुई थी। खलील ने मजार शरीफ के गली के कोने पर रक्षा रोक दिया। मैं और पोशाली उतरकर दरगाह की तरफ चलने लगे। अकीदतमंद रात के वक्त भी सलाम दुआ करके चले आ रहे थे। मैंने और पोशाली ने भी मजार शरीफ के एक जानिब खड़े होकर फातिहा पढ़ी और मजार के अंदर से होते हुए अकबी दरवाजे से कब्रिस्तान की तरफ निकल आए। मैं इन रास्तों से वाकिफ था। कब्रिस्तान का छोटा सा दरवाजा अब मेरे सामने था। दरवाजे की एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। वो आदमी कलमा शरीफ का विर्द करते हमारे नजदीक से गुजर गए। इतने में कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक ऊंचा लंबा आदमी नमूदार हुआ। उसने कंबल ओढ़ रखा था, सर पर सब्ज पटका बंधा था। ये यूसुफ शाह ही हो सकता था। उसने भी हमें दीवार के पास खड़े देखकर पहचान लिया था। पास आकर उसने पूछा, भाई रहमत तुम्हारे साथ नहीं आया? मैंने आहिस्ता से कहा, रहमत बीमार है। इस पर यूसुफ शाह मुस्कुराया। कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक वीरान सा रास्ता जाता था। उस पर थोड़ा आगे गए तो सामने एक कोठरी थी। यूसुफ शाह ने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। अंदर मिट्टी का दिया पहले ही जल रहा था। हम कोठरी में दाखिल हो गए। यूसुफ शाह ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला, शाह जी ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। तुम मुझे अपना भाई समझो। इस्लाम और पाकिस्तान पर मेरी जान भी कुर्बान है। मुझ में और शाह जी में कोई फर्क मत समझना। हमारी बहन को सिर्फ इतनी दिक्कत जरूर होगी कि उसे यहाँ एक दरवेश औरत बनकर रहना होगा। यूसुफ शाह ने पोशाली को लकड़ी के ट्रंक में से सब्ज शलवार कमीज, चादर, कंबल और सर पर बांधने के लिए सब्ज पटका दिया। फिर बोला, मेरी बहन तुम इस कोठरी में रहोगी। दिन के वक्त तुम कब्रिस्तान में धूप में बैठ सकती हो। कोशिश करना कि मजार शरीफ की तरफ ना आओ। अगर आना जरूरी हो तो वहाँ ज्यादा मत रुकना। मैंने यहाँ आज ही अपने मुतल्लिका आदमियों को कह दिया है कि बदायून से मेरी एक रिश्तेदार खातून दरगाह शरीफ पर चिल्ला करने आ रही है। वो दरवेश है और किसी से बात नहीं करती। तुम भी किसी से बात मत करना और अगर करनी पड़ जाए तो हूँ हाँ के सिवा कुछ न कहना। उसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, भाईजान तुम इत्मीनान रखो, हमारी बहन यहाँ मेरी हिफाजत में रहेगी। मैं मुतमईन होकर यूसुफ शाह
उत्साह के साथ बाहर निकल आया। वो मुझे एक तरफ अंधेरे में ले जाकर राजदारी से कहने लगा, भाई तुम कभी कभी रात के वक्त इधर चक्कर लगा जाया करना। शाहजी को अगर कोई पैगाम देना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। मैंने यूसुफ शाह से हाथ मिलाना चाहा तो उसने मुझे अपने गले लगा लिया। बोला, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मैं तेज तेज कदम उठाता दरगाह शरीफ से बाहर आ गया। खलील रक्शे में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। जब वो मुझे मोती नगर की सड़क पर छोड़कर चला गया तो उस वक्त रात के 3:15 बज चुके थे। मैं अंधेरे में अपने बंगले की अकबी दीवार फलांग कर बाथरूम के दरवाजे से अपने बेडरूम में आकर फौरन ही सो गया। अगली सुबह 8 बजे उठा और नाश्ता करने के बाद दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी का प्लग मैं साथ लेता गया था। मैं सीधा दफ्तर के गैराज में गया और गाड़ी का बोनट उठाकर उसका जायजा लेने के बहाने प्लग लगा दिया। वैशाली की तरफ से मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया था। सूरत हाल ऐसी थी कि उसकी तस्वीर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास मौजूद थी और वो खुलकर सामने नहीं आ सकती थी और ना किसी जगह मुलाजिमत करके एक फ्लैट में रह सकती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दरगाह शरीफ के कब्रिस्तान में थोड़ा सा हुलिया बदलने के बाद महफूज होगी। अब मुझे माइक्रोफिल्म पाकिस्तान पहुंचानी थी। इसके लिए मुझे आज रात 10 बजे के बाद अपने बॉस को पाकिस्तान में खुफिया कोड पैगाम पहुंचाकर माइक्रोफिल्म के बारे में बताना था कि मैं उसे कहां पहुंचाऊं। दफ्तर में रोजमर्रा की तरह काम होता रहा। बॉस का रवैया भी मामूल के मुताबिक था। अगरचे मुझे मालूम था कि अंदर से वो मेरे इर्द गिर्द हिसार को मजीद तंग करने और मुझे रंगे हाथों पकड़ने की फिक्र में है। 11 बजे सुजाता का फोन आ गया। वो पूछने लगी कि मेरा क्या हाल है, अब पेट में दर्द तो नहीं है। मैंने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की कृपा हो गई है। मैं दफ्तर के बाद उसके यहाँ आकर कॉफी पीऊंगा। सुजाता बड़ी खुश हुई। मुझे उसके साथ कॉफी पीने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो उसकी कपड़ों की अलमारी से माइक्रोफिल्म निकालने वाला था। दफ्तर से 4:15 बजे निकला। सरकारी ड्राइवर ने गाड़ी झाड़ पोंछ कर बिल्कुल साफ कर दी थी। मैंने उसे स्टार्ट किया और सुजाता के बंगले पर आ गया। वो भी घर पहुंच चुकी थी। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। माताजी और पिताजी भी मौजूद थे। वो भी मेरा हाल पूछने लगे थे। मैं सुजाता के बेडरूम में जाने के लिए बेताब था। कोई मौका तलाश कर रहा था। सुजाता दफ्तर के कपड़ों में ही थी। मुझे मालूम था कि वो कपड़े बदलने अपने बेडरूम में जाएगी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा सकता था। वो अखबार पढ़ रही थी। अखबार मेरी तरफ करके बोली, किशन डियर, एलिजाबेथ टेलर की फिल्म कल से जगत सिनेमा में लग रही है, ये मैं जरूर देखूंगी। मैंने अखबार में छुपे हुए अंग्रेजी फिल्म के इश्तिहार पर एक नजर डाली और सिगार एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा, जरूर चलेंगे। सुजाता की माताजी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, सुजाता जाकर कपड़े तो बदलो, मैं किशन के लिए चाय बनाती हूँ। सुजाता अखबार एक तरफ रख कर उठ खड़ी हुई। नहीं माताजी, किशन आज कॉफी पीना चाहता है, मैं अभी आकर कॉफी बनाती हूँ। सुजाता कपड़े बदलने अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तंग पतलून पर जर्सी पहने वापस आ गई। वो किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने कहा, सुजाता मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक गोली दो, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर जरा आराम करता हूँ। सुजाता ने पलटकर मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, तुम मेरे कमरे में आराम करो, मैं स्प्रो लाती हूँ। सुजाता के बेडरूम में आकर मैं उसके पलंग पर नीम दराज हो गया। दोनों तकिए मैंने अपनी गर्दन के पीछे दबा लिए थे। सुजाता स्प्रो की गोली और शीशे के ग्लास में पानी लेकर आ गई। मैंने गोली निगली और उसका शुक्रिया अदा किया। सुजाता अपना मुंह मेरे करीब लाकर मुस्कुराई। शुक्रिया किस बात का? और फिर खुद ही शर्माकर पीछे हटी और बोली, मैं यहीं कॉफी लाती हूँ, तुम आराम करो। उसके जाते ही मैं अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन ये देखते ही मेरे दिल की धड़कन रुकते रुकते रह गई कि नस्वारी कोट वहाँ नहीं था जिसकी जेब में मैंने फिल्म डाली थी। पागलों की तरह मैंने पूरी अलमारी के कपड़ों की तलाशी ले डाली, लेकिन मुझे वो कोट न मिला। मेरे माथे पर पसीना आ गया। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। माइक्रोफिल्म का गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। बाहर फर्श पर सुजाता के जूतों की टक टक सुनाई दी। मैंने जल्दी से अलमारी बंद की और पलंग पर आकर नीम दराज होकर हाथ से माथे को दबाने लगा। दरवाजा खुला और सुजाता हाथ में खुश्क मेवों से भरी हुई तश्तरी लिए अंदर दाखिल हुई। मुझे माथा दबाते हुए देखा तो फिक्रमंद होकर बोली, अभी सर दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? लाओ मैं दबाई देती हूँ। तश्तरी मेज पर रख कर वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई और अपने नाजुक हाथों से मेरा सर दबाने लगी। मेरे सर में उस वक्त दर्द की बजाय सिर्फ एक ही सवालिया निशान बार बार खतरे का अलार्म बजा रहा था कि माइक्रोफिल्म वाला कोट कहाँ चला गया। मैंने सुजाता के हाथ अपने हाथों में लिए और उठकर बैठ गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, सुजाता डार्लिंग कॉफी कहाँ है? सुजाता बोली, अभी कॉफी ला रही हूँ। वो बाहर जाने लगी तो मैंने बाजू से पकड़कर उसे खींच लिया। सुजाता, कई दिनों से तुमने साड़ी के साथ कोई हाफ कोट नहीं पहना, तुम्हें शायद मालूम नहीं, हाफ कोट में तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुजाता ने शर्माते हुए अपना बाजू खींच लिया। तुम बहुत नॉटी होते जा रहे हो। अच्छा, कल हाफ कोट पहनकर
तुम्हारे साथ चाय पीने जाऊंगी। अरे हाँ, कल हम एलिजाबेथ टेलर की फिल्म भी तो देखेंगे। वो जाने लगी तो मैं अलमारी की तरफ बढ़ा। मैं खुद तुम्हारे लिए हाफ कोट मुंतखब करूंगा। मैंने अलमारी खोल दी और हाथ से हैंगरों को इधर उधर हटाने लगा। सुजाता, तुम नस्वारी रंग का एक हाफ कोट पहना करती थी कभी कभी। मुझे याद है मैंने ये कोट एक बार अलमारी में देखा था, अब यहाँ नहीं है। तुम कल वही हाफ कोट पहनकर मेरे साथ चलना, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं कपड़ों को इधर उधर हटा रहा था। सुजाता ने आगे बढ़कर अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ एक तबस्सुम के साथ देखते हुए बोली, अगर नीला कोट पहन लूं तो कैसा लगेगा? नीला कोट भी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नस्वारी कोट में देखना पसंद करूंगा। आखिर तुम्हें क्या एतराज है वो कोट पहनने में? सुजाता ने अपने बालों को एक झटके से कंधों के पीछे किया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, वो कंधे से जरा उधड़ गया था। मैंने आज सुबह ही रफू के लिए दिया है, परसों मिलेगा। मैं कॉफी ला रही हूँ डियर। और वो कमरे से निकल गई। एक बार तो मेरे पांव तले से वाकई कमरे का फर्श खिसक गया। मैं कुर्सी पर धम से बैठ गया। नस्वारी कोट रफू करने के लिए सुजाता ने किसी रफूगर को दिया था। जाहिर है माइक्रोफिल्म भी कोट के साथ ही चली गई होगी। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। एक बार फिर मैंने सुजाता के कपड़ों की तलाशी ली। अलमारी के नीचे झुककर देखा, माइक्रोफिल्म कहीं नहीं थी। यकीनन कोट के साथ ही चली गई थी। मगर सवाल ये था कि सुजाता ने रफूगर को कोट देते हुए उसकी जेबों की तलाशी नहीं ली थी। इस सवाल का जवाब मुझे सुजाता से पूछना था। थोड़ी देर बाद सुजाता के कदमों की आवाज आई तो मैं जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। सुजाता, जीन्स और जर्सी में तुम बड़ी प्यारी लगती हो। दिल में सोच रहा था कि उससे कैसे पूछूं कि उसने कोट में से कोई एल्युमिनियम की गोल डिबिया तो नहीं निकाली, मगर मैं उससे पूछूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुजाता कप में कॉफी डाल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास को मामूल के मुताबिक किया। मुझे अब फौरी अमल और इंतहाई दानिशमंदी की जरूरत थी। मैंने सुजाता को थैंक यू कहते हुए कप उठाकर मुंह के साथ लगाया। एक घूंट कॉफी का पिया। अरे सुजाता, मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, पिछले दिनों मैंने अपना सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था तो मेरा बटवा भी उसके साथ ही चला गया था। सुजाता का हाथ अपने कप में चम्मच हिलाते हुए रुक गया। क्या मिल गया फिर बटवा? मैंने कहा, भगवान ने कृपा कर दी सुजाता, ड्राई क्लीनर ने संभाल कर अलग रख लिया था। पैसे तो उसमें ज्यादा नहीं थे, मगर मेरे दफ्तर का आईडी कार्ड उसमें जरूर था। और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम इंटेलिजेंस वालों का आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या मुसीबत पड़ती है, कैसी कैसी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि ड्राई क्लीनर को जब भी कपड़े दो एक एक जेब को देख लिया करो। तुमने रफूगर को जो कोट दिया था उसकी तलाशी ली थी? सुजाता ने होंठों को जरा सा सुकेड़ा और शरारत से मुस्कुराकर बोली, मैंने तो कोट को वैसे ही उठाकर रफू करने के लिए दे दिया है। भगवान के लिए माता जी को न बताना, वो बहुत नाराज होंगी। तुम्हारी तरह वो भी मुझे यही कहा करती हैं कि धोबी को कपड़े देते हुए जेबें देख लिया करो। अच्छा, अब तुम मुझे डांटोगे तो नहीं? अब वो रफूगर मेरा टारगेट था जिसे सुजाता ने अपना हाफ कोट रफू करने के लिए दिया था। उस कमीने ने कोट की जरूर तलाशी ली होगी। माइक्रोफिल्म का उसने क्या किया होगा, मैं दिल में सोचने लगा। डिबिया बंद थी और ऐसे तरीके से खुलती थी जो हर आदमी को मालूम नहीं हो सकता था। मैंने सुजाता की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं डांट सकता डियर। बातें मैं सुजाता की तरफ देखकर उससे कर रहा था, लेकिन जहन में एक तूफान बरपा था। वो रफूगर कौन सा है? सुजाता ने सुबह दफ्तर जाते हुए रफूगर को कोट दिया था। इस वक्त तक खुदा जाने माइक्रोफिल्म के साथ क्या गुजरी होगी, वो कहाँ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रफूगर ने माइक्रोफिल्म संभाल कर सुजाता के लिए रख ली हो, वो उसके काम की नहीं थी। आखिर मैंने सुजाता से कहा कि तुम कौन से रफूगर को कपड़े देती हो? मैंने अपना सूट जिस रफूगर को दिया था उसने अच्छा रफू नहीं किया। सुजाता ने बताया कि जामे मस्जिद के पीछे एक गली में अब्दुर्रहमान रफूगर की दुकान है, हमेशा वहीं से कपड़ों को रफू करवाती हूँ। वो अब्दुर्रहमान के खूबसूरत काम की तारीफें करने लगी। इतना अच्छा रफू करता है कि कपड़ा फिर से नया हो जाता है। मेरे जहन में जामे मस्जिद के अकब वाली गली और अब्दुर्रहमान का नाम जैसे नक्श हो गया। मैं वहाँ शाम होने से पहले पहले पहुँच जाना चाहता था ताकि अब्दुर्रहमान की दुकान बंद ना हो जाए। मैंने कॉफी का घूंट भर कर प्याली मेज पर रखी, सिगार एस्ट्रे में बुझाया और एकदम से उठते हुए कहा, अरे मुझे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में जाना था, मैं भूल ही गया। मद्रास से एक सीनियर ऑफिसर आया हुआ है, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। सुजाता मेरी तरफ देखती ही रह गई। मैंने गाड़ी सुजाता की कोठी से बाहर निकाली और अपने आप को शदीद उजलत में जाहिर करते हुए सड़क पर आ गया। मेरा रुख दिल्ली की जामे मस्जिद की तरफ था। जामे मस्जिद के अकब में पहुंचकर मैंने एक जगह गाड़ी पार्क की और सामने वाली गलियों की तरफ बढ़ा। एक पनवाड़ी से मैंने अब्दुर्रहमान रफूगर के बारे में पूछा। तीसरी दुकान
दुकान के बाहर अब्दुल रहमान रफूगर का बोर्ड लगा था। दुकान के तख्ते पर एक लड़का घुटने पर शॉल रखे उसे रफू कर रहा था। मैंने दुकान में झांक कर देखा, उस लड़के के सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने लड़के से पूछा कि अब्दुल रहमान साहब कहाँ होंगे। लड़के ने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा और बोला, वो तो थोड़ी देर हुई अलीगढ़ एक शादी पर गए हैं। मैं सर खुजाते हुए लड़के के पास गया। मैंने बड़ी आजिजाना सी शक्ल बनाकर उसे कहा, भाई हमारे घर से सुबह मेरी पत्नी नस्वारी रंग का एक लेडीज हाफ कोट रफू के लिए दे गई थी। उसकी जेब में मेरे बच्चे का एक खिलौना रह गया है। छोटी सी एल्यूमिनियम की एक गोल डिबिया है। मेरा बेटा उससे खेला करता था। वो स्कूल से आया तो रोने लगा कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले तो मुझे ख्याल ही ना आया। फिर जब पत्नी ने बताया कि उसने उसे अपने कोट की जेब में रखा था और कोट अब्दुल रहमान साहब के यहाँ चला गया है, तो भाई मुझे वो जरा कोट दिखा दो, नहीं तो मेरा बेटा रो रो कर बुरा हाल कर देगा। उसके साथ ही मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसके आगे रख दिया। ये तुम मिठाई खा लेना। लड़का बड़ा खुश हुआ। नोट उठाकर उसने अपनी गद्दी के नीचे रखा और उठते हुए बोला, कोट सुबह वाली गठरी में होगा, आप खुद देख कर पहचान लें। दुकान के अंदर से वो एक गठरी उठा कर ले आया। मैंने जल्दी जल्दी गठरी को खोला। उसमें स्वेटर और गर्म कोट भरे हुए थे। मैंने उन्हें इधर उधर करते हुए टटोला तो मुझे सुजाता का हाफ कोट नजर आ गया। लरसती हुई उंगलियां उसकी अंदर वाली जेब में ही डाली थी। मेरी उंगलियां डिब्बी की ठंडी सतह से टकराई तो जैसे मेरे तने मुर्दा में जान पड़ गई। ये माइक्रोफिल्म की ही डिबिया थी। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और लड़के के सर पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। भाई तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बेटा इसे पाकर बहुत खुश होगा। तुम्हें नहीं मालूम वो इसे अपना प्यारा खिलौना समझता है। मैंने वहाँ 1 मिनट भी जाया न किया और लंबे लंबे डग भरता गली से निकल आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।